नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं, तो पिछले कुछ महीनों में आपने YouTube और सोशल मीडिया पर 8वें वेतन आयोग को लेकर सैकड़ों वीडियो देखे होंगे। किसी में दावा किया जा रहा है कि आपकी सैलरी रातों रात दोगुनी होने वाली है, तो कहीं 14 लाख रुपए के एरियर का थंबनेल लगा है। लेकिन आज का यह वीडियो किसी मिर्च मसाले या अफवाह पर आधारित नहीं है। आज हम देश के तमाम सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर पूरी तरह से सरकारी गजट नोटिफिकेशन, आधिकारिक तारीखों और आर्थिक आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे। क्या सच में 8वां वेतन आयोग गठित हो चुका है? वर्तमान में इसकी फाइल कहां तक पहुंची है? सरकार का अगला कदम क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिटमेंट फैक्टर सच में 2.86 या 3.68 होने जा रहा है, या कहानी कुछ और है? अगले कुछ मिनटों में आपको वो सच पता चलेगा जो आपके वित्तीय भविष्य से जुड़ा है। चैनल पर नए हैं तो प्रामाणिक जानकारियों के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 5 बड़े बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं। पहला, 8वें वेतन आयोग की अब तक की पूरी क्रोनोलॉजी और वर्तमान स्थिति। दूसरा, फिटमेंट फैक्टर का असली गणित, कर्मचारी संगठनों की मांग बनाम सरकार की वास्तविकता। तीसरा, नया वेतन कब से आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू होगा। चौथा, क्या वाकई सबको लाखों का एरियर मिल रहा है? जानिए एरियर कैलकुलेशन का असली पैमाना। और पांचवा, देश के लाखों पेंशनर्स और भर्तों पर इसका क्या असर होगा। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं टाइमलाइन की। नियम के अनुसार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आना चाहिए। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, यानी तकनीकी रूप से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया है। लेकिन कागजी और प्रशासनिक स्तर पर क्या हुआ, इसे समझिए। अक्टूबर 2025 केंद्रीय कैबिनेट ने इस आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी इसके कार्यक्षेत्र और नियमों को मंजूरी दी। 3 नवंबर 2025 यह वह ऐतिहासिक तारीख है जब भारत सरकार ने आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी करके 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन किया। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। मार्च 2026 सरकार ने माई गोव पोर्टल पर एक 18 सूत्रीय प्रश्नावली जारी की, जिसमें आम जनता और कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे गए। यह पब्लिक कंसल्टेशन 31 मार्च को बंद हुआ। वर्तमान स्थिति यानी जून 2026, इस समय आयोग देश के अलग अलग राज्यों में जाकर कर्मचारी यूनियनों से सीधे संवाद कर रहा है। नई दिल्ली, हैदराबाद और श्रीनगर के बाद अब 22 और 23 जून को लखनऊ में और इसके बाद 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में आयोग की बड़ी बैठकें निर्धारित है। 15 जून 2026 कर्मचारी संगठनों जैसे जेसीएम और आईआरटीएसए के लिए अपनी मांगों का अंतिम ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑनलाइन सौंपने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 जून किया गया है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो में बिहार के शिक्षकों और कर्मचारियों के संदर्भ में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर गणना की थी। लेकिन जब हम पूरे देश के केंद्रीय और राज्य कर्मियों की बात करते हैं तो हमें कर्मचारी संगठनों की अलग अलग मांगों को समझना होगा। इस समय आयोग के सामने मुख्य रूप से 4 बड़ी मांगें हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इनकी मांग है कि न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 3.00 हो, जिससे न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 54,000 रुपये हो जाए। पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, इनका प्रस्ताव 3.00 से 3.25 के फिटमेंट फैक्टर का है। डिफेंस और रेलवे यूनियंस, इनकी मांग सबसे आक्रामक है, 3.833 का फिटमेंट फैक्टर, जिससे न्यूनतम बेसिक पे 69,000 रुपये हो जाए। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ये 4.0 के गुणांक की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कड़वे सच और वास्तविक आर्थिक स्थिति की। सरकार कभी भी यूनियनों की 100% मांग को हूबहू स्वीकार नहीं करती। आर्थिक विश्लेषकों और वित्तीय घाटे के संतुलन को देखें तो सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.28 से लेकर 2.86 के बीच कहीं तय कर सकती है।
अगर सरकार मध्यम मार्ग अपनाते हुए इसे 2.57 से बढ़ाकर 2.86 भी करती है तो देश के साधारण से साधारण कर्मचारी की बेसिक सैलरी में कम से कम 25% से 30% तक का सीधा उछाल आएगा। अब उस सवाल पर आते हैं जो हर कर्मचारी के मन में है कि सर, यह नया वेतन कब से हमारे बैंक अकाउंट में आना शुरू होगा। कानूनी तौर पर किसी भी वेतन आयोग को गठन के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए आमतौर पर 18 महीने का समय मिलता है। नवंबर 2025 में गठन के बाद आयोग साल 2026 के अंत या 2027 के शुरुआती महीनों तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इसके बाद कैबिनेट इस पर विचार करेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि आपको बढ़ी हुई सैलरी का वास्तविक भुगतान साल 2027, संभावित रूप से अप्रैल 2027 या उसके बाद में ही देखने को मिलेगा। लेकिन घबराइए मत, यहाँ एंट्री होती है एरियर की। चूंकि यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है, इसलिए भले ही यह 2027 के मध्य में लागू हो, आपको 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने वाले महीनों तक का पूरा पुराना बकाया एक मुश्त या आसान किस्तों में मिलेगा। जो लोग YouTube पर सबको 15 लाख का एरियर बोल रहे हैं, वो झूठ है। एरियर आपकी पे मैट्रिक लेवल और बेसिक पे के आधार पर तय होगा, जो कि हजारों से लेकर कुछ लाख रुपए तक हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से टैक्स के दायरे में आएगा। इस वीडियो को देश के लाखों पेंशनर्स भी देख रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस बार पेंशनर के लिए कुछ बहुत ही सकारात्मक संकेत है। सबसे बड़ी मांग यह है कि न्यूनतम पेंशन को सीधे अंतिम आहरित वेतन यानी लास्ट पे ड्रॉन के 67% पर फिक्स किया जाए। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ जैसे 80 या 85 की आयु पार करने पर पेंशन में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है, उसके आयु स्केल को और उदार बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही कम्यूशन पीरियड को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की भी पैरवी की जा रही है। रही बात सेवारत कर्मचारियों के भत्तों की, तो जैसे ही नया बेसिक पे लागू होगा, आपका हाउस रेंट अलाउंस और ट्रेवल अलाउंस भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। वर्तमान में जो महंगाई भत्ता यानी DA 60% तक पहुंच चुका है, नए वेतन आयोग के लागू होते ही वह वापस शून्य हो जाएगा और उसकी वैल्यू आपकी नई बेसिक सैलरी में समाहित कर दी जाएगी। तो साथियों, लब्बो-लुबाब यह है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह से पटरी पर है, बैठ के चल रही हैं और काम तेजी से हो रहा है। लेकिन किसी भी भ्रामक आंकड़े या अफवाह में आने के बजाय केवल आधिकारिक घोषणाओं पर भरोसा करें। जैसे ही लखनऊ और कोलकाता की बैठकों के बाद आयोग का कोई नया आधिकारिक दस्तावेज सामने आएगा, मैं सबसे पहले पूरी सत्यता के साथ आपके सामने रखूंगा। आपको क्या लगता है, देश के आर्थिक हालातों को देखते हुए सरकार को कितना फिटमेंट फैक्टर देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो को देश के अन्य कर्मचारी भाइयों और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि सच सब तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।